So, okay, students, after completing the question number 6 of the NCERT, today's now we are going to discuss the question number 7. जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था और उसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 7। और जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इन्होंने बोल के रखा हुआ है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। क्वेश्चन में यहां पे इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, दैट इज फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, यानी कि फील्ड लाइन में कोई सडन ब्रेक नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ऐसा है तो यहां पे मैं आपको बतला दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन ए चार्ज फ्री रीजन और कंटिन्यूअस कर्व। अगर चार्ज फ्री रीजन है तो उस चार्ज फ्री रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब है विदाउट एनी ब्रेक, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज एब्रप्टली। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी तो मैंने वो आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचे गए वो इमेजनरी कर्व, यहां पे जैसे मैंने आपको बतलाया था कि ये कोई मेरे पास में ऐसे कोई इमेजनरी कर्व है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचे गए वो इमेजनरी कर्व जिन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? मूव करता है। If we drawn a tangent at any point, then it shows the direction of the electric field. अगर हम लोग P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो वो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर Q पॉइंट पर हम लोग यहां पर इसको ड्रॉन करेंगे तो वो Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर R पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉन करते हैं तो वो R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक कंटिन्यूअस कर्व होती हैं विदाउट एनी ब्रेक। क्यों? क्योंकि पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, और इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज एब्रप्टली। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कर रखा है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। बोर्ड में काफी ज्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। इन्होंने कर रखा है कि बतलाओ कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो मैं आपको एक चीज बतला दूं कि कभी भी अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर अगर आप देखेंगे दो टेंजेंट यहां पे ड्रॉन होगी। जैसे आपने देखा एक टेंजेंट कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, और दूसरी टेंजेंट अगर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। दो टेंजेंट यहां पर शो हो रही हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। So thus we can say the two lines never cross each other. यहां पे हम समझा सकते हैं कि the two electric lines of force does not intersect each other, because if they do, so there are two tangents are drawn at a single point, shows the two direction of the electric field, which is not possible, जो कि possible नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहां पे देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं जिसमें इन्होंने क्या रखा है इस तरीके से 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और इसी में इन्होंने B पार्ट में क्या रखा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इतना है अगर वो उस पॉइंट पे रखा जाए तो उस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू को फाइंड करिए। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा समझ लें। जैसे कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि एक दो चार्जेस हैं यहां पे, एक कोई चार्ज QA, जैसे कि आपने देखा QA इज इक्वल टू कितना है 3 माइक्रोकूलम, कूलम में चेंज करेंगे दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। एंड दूसरा चार्ज यहां पे अगर आप देखेंगे QB वो कितना है -3 माइक्रोकूलम, यानी कि -3 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम।
और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? वैक्यूम में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। इस तरीके से हम थोड़ा सा फिगर से समझ लें कि ये यहां पर कोई ए पॉइंट है और यहां पर कोई एक चार्ज क्यू ए रखा हुआ है और एक कोई ये बी पॉइंट है, यहां पर एक कोई चार्ज क्यू बी रखा हुआ है और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। ओके, इन्होंने इसी में क्या रखा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो दोनों मेरे पास में चार्ज ए और क्यू बी है, इनको मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर सपोज यहां पर अगर आप देखेंगे हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये भी डिस्टेंस अगर आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर। यहां पर हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स द चार्ज। अगर आप यहां पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा? वो कैसे होगा? अवे। तो आप देख रहे हैं क्यू ए यहां पर प्लस का 3 माइक्रो कूलम है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर ई ए आएगा दैट इज ओ पॉइंट पर कैसे होगा? क्यू ए से अवे, मतलब इधर इसका डायरेक्शन होगा। और अगर ओ पॉइंट पर हम क्यू बी चार्ज की वजह से देख लें, तो क्यू बी चार्ज अगर आप देख रहे हैं दैट इज द माइनस के 3 माइक्रो कूलम, तो इसकी वजह से अगर डायरेक्शन की बात करेंगे दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा? टुवर्ड्स होगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें यहां पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, यहां पर ओ पॉइंट पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई बी। इसे ई ए ले लेते हैं हम लोग यहां पे। और जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे ये k और यहां पर कितना हो जाएगा? क्यू ए अपॉन आर वन स्क्वायर और प्लस यहां पे k और ये कितना हो जाएगा? क्यू बी अपॉन आर टू स्क्वायर। और यहां पे आपको एक चीज बड़े अच्छे से देखने को मिल रही होगी कि जो डिस्टेंस है R1 और R2 वो दोनों ही आपस में इक्वल है, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे k की जगह हम लोग लिख देते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। और R1 स्क्वायर यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में चेंज करेंगे 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। और QA यहां पे रखेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 और QB यहां पर ये भी 3 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां ये जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां जैसे आपने देखा कि QB है वो नेगेटिव का था, तो इसलिए यहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां काम कर रही है? टुवर्ड्स द चार्ज काम कर रही है। तो यहां अगर हम लोग बात कर लें इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप यहां पे देखेंगे ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ऐसे ही रहेगा और ये 100 और 10 टू दी पावर -4 होगा। तो यहां पे ये 10 टू दी पावर -2 यहां पे रिजल्टेंट आएगा और दैट इज ऑल्सो 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 6। ये -2 ऊपर जाएगा 11, वैसे 6 यहां पे पावर जाएंगी, तो यहां पे 10 टू दी पावर अगर आप देखेंगे 5 और ये यहां पे 9 6 54 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये हमारे पास में यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। या अगर एक पॉइंट हम लोग और शिफ्ट कर लेते हैं देन 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने ओ पॉइंट पे फाइंड करी। अब अगर हम लोग इसी क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की बात कर लें, तो इसी क्वेश्चन में उन्होंने एक सेकंड पार्ट लिया था और उसमें इन्होंने क्या रखा था कि अगर इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, एक कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज है माइनस, जैसे हम लोग ले लें इसको 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। इसको यहां पर नेगेटिव टेस्ट चार्ज को यहां पे मिड पॉइंट पे रखा जाए Q0 को, तो बतलाओ वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपने देखिए इस O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो आपने फाइंड ही कर ली, जो कि कितनी है 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। और यहां जब हम लोग यहां टेस्ट चार्ज Q0 को रखेंगे तो उस पर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखेंगे तो F इज इक्वल टू Q0 इंटू E।
और क्यू नॉट की वैल्यू जैसे कि आपके पास में कितनी गिवन है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना -9, और यहां पर अगर हम लोग ई यहां पे बात करेंगे जो कि कितना दिया गया है 5.4 और इंटू कितना दिया गया है 10 टू दी पावर 6। तो जब इसको हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पे देखने को मिलेगा जो आपका आंसर होगा दैट इज 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ओके बच्चों, और चूंकि नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो फोर्स के लिए आप यहां पे कह सकते हैं कि द फोर्स विल बी डायरेक्टेड अलोंग, द फोर्स विल बी डायरेक्टेड, यहां पे आप लिख सकते हैं अलोंग OA। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां की तरफ काम करेगा, O से A की तरफ काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग पावर पॉइंट पे देख लें तो सिंपल सा वही चीज। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी सेंटर पर, फिर नेट फील्ड फाइंड करी, नेट फील्ड फाइंड करने के बाद क्यू नॉट, ये वैल्यू हम लोगों ने यहां पे ऐसे फाइंड कर ली। ओके, इसके बाद में हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कर रखा है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। एक कोई चार्ज हमारे पास ऐसे लिया है Q1 और QB इतना हमारे पास में ये पावर है लोकेटेड एट द पॉइंट 0,0, -15 सेंटीमीटर एंड 0,0, +15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What are the total charge and electric dipole moment of the system? देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पे थोड़ा सा अलग से समझ लें। जैसे आपने देखा यहां पर कि मेरे पास में एक कोई सिस्टम है जिसमें कोई दो चार्जेस हैं, इनमें से एक कोई चार्ज अगर आपने देखा वो कितना है हमारे पास QA इक्वल टू, अगर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नई वाली जो है, यहां पर आपने देखा QA इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया गया है दैट इज 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, और QB की वैल्यू जो दी गई है दैट इज -2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, और इन्होंने क्या रखा है आर लोकेटेड, ए पॉइंट है 0,0, -15 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसके लिए एक डायग्राम इस तरीके से यहां पे कोऑर्डिनेट दिखला दें, जैसे ये इस तरीके से अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात कर लें, और यहां पर जैसे सपोज आपने देखा हम लोग ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लें, ये यहां जैसे आपने देखा मेरे पास में क्या है एक्स एक्सिस है, ये सपोज आपने यहां पे ले लिया वाई एक्सिस ले लिया, और ये चूंकि x है ये x डैश ले लेते हैं, और ये हमारे पास में z, और यहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं z डैश ले लेते हैं। तो इन्होंने जैसे QA के लिए बोला कि QA जो पॉइंट है वो कहां लोकेट कर रहा है 0,0, -15। तो 0,0, -15 का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो ये पॉइंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा A, जो कि है 0,0 क्योंकि z एक्सिस है -15, यहां पे आपने देखा सेंटीमीटर, और ये यहां पर क्या है आपने देखा QA है। और ये अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है यहां पर अगर आप देखेंगे दैट इज 0,0, +15, यहां पे अगर आप देखेंगे सेंटीमीटर है, ये कोई QB इस तरीके से है। और व्हाट आर द टोटल चार्ज, सबसे पहले इन्होंने कर रखा है कि बताओ टोटल चार्ज क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम लोग टोटल चार्ज की बात कर लें कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज अगर आप देखेंगे दैट इज Q इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे QA प्लस QB, तो QA अगर आप देखेंगे वो हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, और QB अगर आप देखेंगे 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास में नेट चार्ज क्या हो जाएगा किसी डाइपोल का 0 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या रखा है व्हाट आर द टोटल चार्ज, फिर उन्होंने क्या रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए इन दोनों चार्जेस के बीच की अगर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करनी है, जैसे हम लोग 2A ले लेते हैं, जैसे ये डाइपोल है, ये आपने देखा कि एक डाइपोल हो गया AB, और ये AB आपने देखा डाइपोल है, तो इसके बीच की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है 2A, तो यहां पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या होगा यहां पर x2 - x1 स्क्वायर
और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये तो मेरे पास दोनों ही x और y वाले 0 0 हैं और z2 माइनस z1 में अगर आप देखोगे तो यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी 15 माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका स्क्वायर तो ये आप देखेंगे 30 का स्क्वायर यानी कि 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, या यहां पर हम लोग कह सकते हैं 2a इज इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ओके, तो अगर बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे कि इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मूवमेंट p इज इक्वल टू किसके हो जाएगा q इंटू 2a के, और q इंटू 2a में आइदर वन चार्ज, इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द डाइपोल मूवमेंट? Dipole moment is the product of the magnitude of the either one charge and the distance between the two charges is called the electric dipole moment। किन्हीं दो चार्जेस के बीच, किन्हीं दो चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर Q की जगह क्या लिखने वाले 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 और जो 2a है वो मेरे पास कितना हो रखा है 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे सॉल्व करने पे आपको देखने को मिलेगा मेरे पास जो आंसर होगा दैट इज 0.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 और यहां पे कूलॉम इंटू मीटर। ये यहां पे हम लोगों ने इसका डायरेक्शन देख लिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं यहां पर तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहां नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सपोज यहां आपने देखा पावर पॉइंट पे आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो होगा वो यहां पर अगर हम लोग चले यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पे थोड़ा सा हम लोग आगे चले गए, बैक टू वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 10 इन्होंने क्या रखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलॉम इंटू मीटर। एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट अगर हम लोग बात कर लें कि डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू आपके पास कितना दे दिया 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9 कूलॉम इंटू मीटर। अलाइंड एट 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री। विद इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड यहां पे E इज इक्वल टू कितना दिया है दैट इज द 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कॉलम। इन्होंने क्या रखा है इस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, तो आप सीधे टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पे इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं सीधा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई खास नहीं। यहां अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में ए पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज इतना। जब हम लोग कभी किसी पॉलिथीन पीस को वुल के साथ रब करते हैं तो कितना नेगेटिव चार्ज हम लोगों को देखने को मिलता है यहां पे 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस है। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की तरफ होंगे ट्रांसफर। तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे Q अपॉन ई और Q का वैल्यू हम लोग रख देंगे E इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आए 2 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब यहां पे जैसे कि आपने देखा कि पॉलिथीन पीस को जब वुल के साथ रब करते हैं तो पॉलिथीन पीस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉलिथीन पीस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी एक्सेस हो जाएगी, और जब उन पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कहां से कहां हो रहे हैं, वुल से पॉलिथीन पर ट्रांसफर हो रहे हैं। सेकंड क्या रखा है, इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन, तो आप कहोगे यस, इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 31 किलोग्राम। जब इलेक्ट्रॉन वुल से निकल करके पॉलिथीन पीस पे शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियसली जो पॉलिथीन पीस होगा उसका मास क्या होगा इंक्रीज होगा। और यहां पर चूंकि हम लोगों ने निकाल लिए थे कि कितने मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इतने राउंड ऑफ करके आप इसे 2 भी ले सकते हैं यहां पे, और इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना मास ट्रांसफर होगा फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं और उस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, 2 insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter.
What is the mutual force of electrostatic repulsion? If the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, the radii of A and B are negligible compared to the distance of the separation. पहले हम लोग क्वेश्चन को इतना कंप्लीट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि कोई हमारे पास में दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर हैं। जैसे सपोज आपने देखा एक मेरे पास में कोई कॉपर स्फीयर ये है और एक मेरे पास कोई दूसरा स्फीयर ये है, और इस स्फीयर को हम लोग इस तरीके से कोई नाम दे देते हैं ए, और इस स्फीयर को कोई नाम हम लोग देते हैं बी, और इनके सेंटर्स एक दूसरे से इस तरीके से ज्वाइंट है। एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है अगर हम लोग बात कर लें तो इनके बीच की अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस यहां पे आपको देखने को मिलेगी, दैट इज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस हम लोगों को यहां पे देखने को मिली इनके बीच में। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन? हम लोगों को इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है। अगर दोनों स्फीयर पर जो चार्जेस हैं यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2, वो कितना है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर यहां पे कितना है माइनस के 7 कोलॉम है, तो हम लोगों को इनके बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड करना है। डिस्टेंस अगर आप देखेंगे दैट इज कितना दिया गया 50 सेंटीमीटर, या हम लोग इसे लिखेंगे 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। जब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा तो आप क्या कहोगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू जब रखेंगे तो दैट इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 और Q2 दोनों ही 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 है तो स्क्वायर कर देते हैं, और यहां अगर हम लोग R स्क्वायर करेंगे तो 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में बदलने पर इसका स्क्वायर हम लोग ऐसे करेंगे। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे आप देखेंगे जो फोर्स आएगा दैट इज 1.521 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन हमारे पास में इसका फोर्स आ जाएगा। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स इन्होंने कह रखा है इसी क्वेश्चन में कि बतलाओ अगर हम लोग यहां पर जैसे अभी आपने देखा कि ये मेरे पास में पहली कंडीशन है, इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे देखते हैं, what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved? अगर दोनों चार्ज के दोनों स्फीयर्स के चार्जेस को डबल कर दिया जाए और उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो बताओ यहां पे जो नया फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो उसके लिए अगर हम लोग देख लें, देखिए इन सेकंड कंडीशन ये जो हम लोग ले रहे हैं इसकी सेकंड कंडीशन जिसमें चार्जेस को हम लोग क्या कर रहे हैं डबल और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हाफ, तो जो फोर्स होगा बेटा दैट इज F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह क्या रखेंगे हम लोग 2Q1 क्योंकि Q1 का चार्ज डबल होगा, और Q2 की जगह क्या रखेंगे हम लोग 2Q2, और अपॉन डिस्टेंस को अगर हम लोग यहां पे हाफ करेंगे दैट इज R/2। तो अगर आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये कितना हो जाएगा 4, और Q1 Q2 तो आपको पता है कि दोनों ही यहां पे ऐसे रख देते हैं, और अपॉन ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, R/2 का होल स्क्वायर होगा सॉरी, तो ये अपॉन R स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एक और 4 पहुंच जाएगा। तो आप देखेंगे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। ओके बच्चों, और जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग कंपेयर कर दें यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत यहां पे क्लियरली बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो इतना हमारे पास है 16 को छोड़ दिया जाए तो वो F की वैल्यू है, तो यहां पे आप देखेंगे F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू F हो जाएगा, और 16 इंटू F की जगह अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 1.52 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2, और जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 24.336 इंटू 10 की पावर यहां पर -2, और या अगर आप देखेंगे 0.24 न्यूटन, ये मेरे पास में यहां पे ऐसे आंसर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट इस क्वेश्चन को
हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जिसमें इन्होंने कुछ ऐसे कह रखा है, इसको थोड़ा सा एक बार चाहें तो आप पावर पॉइंट पे देख सकते हैं इस तरीके से, और यहां पे इसका 0.24 न्यूटन ऐसे यहां पे आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो इसमें इन्होंने कह रखा है फिगर एक्सरसाइज में आपका 1.30 है, सोर्स ट्रैक्स ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, which particle has the highest charge to mass ratio। देखिए यहां पे एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बतला दूं कि यहां आपने देखा ऊपर वाली चार्ज प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, और नीचे वाली यहां पर कैसी है, नेगेटिव। तो आप देखिए कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 जो हमारे पास हैं, इन पे जो चार्जेस होंगे अगर हम लोग यहां पे देखेंगे उनका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि वेयर, यहां पे अगर हम लोग बात कर लें Q1 एंड Q2, ये यहां पे अगर आप देखेंगे कैसे होंगे, पॉजिटिव, एंड जो मेरे पास Q3 है वो कैसे है, यहां पर नेगेटिव। ओके, फिर इन्होंने कह रखा है किस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज टू मास रेशियो है, यानी कि Q/M हाई होगा। तो मैं अभी आपको आगे इस चीज को ड्राइव करके दिखाऊंगा कि चार्ज टू मास रेशियो होता है Q/M, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। और यहां पे अगर आप देखोगे पार्टिकल 1, 2 और 3 के कंपेयर में पार्टिकल 3 का डिफ्लेक्शन अगर आप देखेंगे ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली 1 और 2 के, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि द हाई, यहां पे लिखेंगे हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो इज द चार्ज Q3। जो मेरे पास में Q3 चार्ज है उसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे के नेक्स्ट मेरे क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तब तक के लिए यहीं तक।